नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, आनुवांशिकता और विभिन्नता। आनुवांशिकता से तात्पर्य उन लक्षणों से है या उन लक्षणों की वंशागति से है जो लक्षण किसी सजीव को अपने माता पिता या जनक से प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अनेक बार हम कहते हैं कि हमारी शक्ल हमारे पिता से मिलती है या हमारी माता से मिलती है। किसी बच्चे को देखकर हम कई बार कहते हैं कि फला बच्चे की शक्ल उसके पिता से मिलती जुलती है, उसकी आंखें उसकी माता से मिलती जुलती हैं। तो ये कुछ लक्षण हमें अपने जनक पीढ़ी यानी कि माता पिता से प्राप्त होते हैं, वो आनुवांशिकता कहलाती है। लेकिन हम बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता के जैसे दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उनसे हमारे अंदर कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं, वो विभिन्नताएं हैं। तो आनुवांशिकता में हम या आनुवांशिकी की शाखा में हम उन लक्षणों का अध्ययन करते हैं जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं या माता पिता से विभिन्नता आती है। तो वो वंशानुगति माता पिता से हमारे तक किस प्रकार हुई, उसका अध्ययन आनुवांशिकी में किया जाता है। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम बैटसन ने 1905 में किया था। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। वे ऑस्ट्रिया के हेजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन नामक गांव के रहने वाले थे। उनके पिता एक चर्च में पादरी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की और बाद में ऑस्ट्रिया के एक ब्रून शहर में पादरी का काम एक चर्च में करने लगे। वहीं उन्होंने चर्च के पीछे जो खाली जगह थी, चर्च के पास खाली जगह थी, उसमें कुछ मटर के पौधे लगाए और उन पर प्रयोग किए। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम है। क्या नाम है? पाइसम सैटाइवम। उन्होंने मटर पर 7 साल तक प्रयोग किए और इन प्रयोगों को उन्होंने एक शोध पत्र के रूप में वहीं पर एक ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक संस्था थी, उसमें छपने के लिए दिया। 1865 में ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने अपनी जो वार्षिक पत्र था, वार्षिकी थी, उसमें इन जो प्रयोग थे इनको पादप संकरण पर प्रयोग या एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से छापा गया। मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के आधार पर आनुवांशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया और इन नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया। मेंडल की सफलता के कारण, अब बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारणों पर कि मेंडल अपने प्रयोगों में क्यों सफल हुआ। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। बहुत सारे लक्षण होते हैं किसी भी सजीव में। मेंडल ने एक सही काम, अच्छा कार्य ये किया कि एक समय में एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया। पहला ही सफलता का कारण ही हो गया। दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया। मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया उसमें एक जनक से कितने बीज प्राप्त हुए, उन बीजों में किस तरह का अनुपात है, उन अनुपातों का बिल्कुल लेखा जोखा लिखित में रखा और बाद में उन लिखित आंकड़ों से ही उन्होंने विश्लेषण किया। इससे उनको अनुपात निकालने में बड़ी आसानी रही और वही इस प्रयोग की सफलता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। एक सबसे महत्वपूर्ण सफलता का कारण यह है कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए किसका प्रयोग किया? उद्यान मटर का या मटर का, खाने की मटर, जिसको का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम।
मटर के पौधे के चयन का कारण, मटर का पौधा ही इन्होंने क्यों लिया, कोई और पौधा क्यों नहीं लिया? नीम, पीपल, इस तरह का पेड़ भी तो लिया जा सकता था, आम। पहला, ये 1 वर्षीय पौधा है। मटर का पौधा 1 वर्षीय पौधा है जो 2-3 महीने में अंकुरित होने से और फल देने तक का, यानी कि उसका जीवन काल 2 से 3 महीने का है। तो इससे वो कम समय में ज्यादा पीढ़ियां प्राप्त कर सकता था और उनका अध्ययन कर सकता था। अगर उन्होंने नीम का पेड़ लिया होता या पीपल का पेड़ लिया होता तो पीपल से फल बनने, उससे नया बीज बनने, उससे नया पीपल बनने, उससे फल बनने, यानी कि कई पीढ़ियों का अगर अध्ययन करना है तो उसमें काफी लंबा समय लग जाता और हो सकता है इतने में मेंडल साहब यीशु को प्यारे हो जाते, गॉड को प्यारे हो जाते। तो पहला कारण ये था। दूसरा, द्विलिंगी पुष्प। मटर में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, मतलब मटर के एक ही पौधे में, एक ही पुष्प में नर युग्मक यानी कि पुंकेसर, नर जननांग यानी कि पुंकेसर और मादा जननांग यानी कि स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं। इसलिए स्वपरागण कराना आसान रहा, इसलिए स्वपरागण कराना आसान था। स्वपरागण मतलब एक पुष्प है, इस पे ये पुंकेसर लगा हुआ है और इसी पे ये स्त्री केसर लगा हुआ है। इसके अलावा ये बाह्य दल है, ये दल है, ये इस पुंकेसर में बने हैं परागकण। क्या है? परागकण। ये पूरा तो है पुंकेसर, लेकिन इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? परागकण। ये किसका कार्य करते हैं? नर युग्मक का। और इस स्त्री केसर में है यहां पर अंडाणु, और ये अंडाणु या अंड कोशिका किसका काम करती हैं? मादा युग्मक का। तो स्वपरागण मतलब इस एक पौधे का ही परागकण निषेचन के लिए इस अंडाणु तक पहुंचता है, इसको कहेंगे स्वपरागण। लेकिन यदि किसी दूसरे पुष्प का परागकण यहां तक पहुंचता है, दूसरे पौधे के पुष्प का परागकण यहां तक पहुंचता है निषेचन के लिए, तो उसको कहेंगे परपरागण। मटर के पौधे में एक ही पुष्प में नर युग्मक यानी कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों हैं, इसलिए स्वपरागण आसानी से कराया जा सकता था। दूसरा, विपुंसन द्वारा कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता था, यानी कि यदि इसके ये परागकण हटा दिए जाएं तो अब दूसरे पुष्प के परागकण, दूसरे पौधे के परागकण उड़कर इस तक पहुंचेंगे, ये परपरागण कहलाएगा। तो मटर के पौधे में स्वपरागण भी कराया जा सकता है, परपरागण भी कराया जा सकता है। अगला कारण, विभिन्न विपर्यासी लक्षणों का पाया जाना। विपर्यासी मतलब विरोधाभासी या विपरीत लक्षण। मटर के पौधे में कई सारे विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जैसे लंबा बोना, एक दूसरे के विपरीत लक्षण है, इनको विपर्यासी लक्षण बोलते हैं। तो मटर के पौधे में ऐसे 7 लक्षण खोजे गए हैं, ढूंढे गए हैं। अब इनको मिटा देता हूं। मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षण कौन से हैं? तो एक लिस्ट बना देता हूं। लक्षण, और उनमें प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। जो विपर्यासी लक्षण होते हैं उनमें एक लक्षण प्रभावी होता है और एक लक्षण अप्रभावी होता है। पहला लक्षण है पादप की लंबाई।
या पादप की ऊंचाई। प्रभावी लक्षण है लंबापन और अप्रभावी लक्षण है बौना। मटर का पौधा लंबा होगा या बौना होगा, तो प्रभावी लक्षण हो गया लंबा होना, अप्रभावी लक्षण हो गया बौना होना। दूसरा, पुष्प का रंग। मटर के पौधे के पुष्प का रंग बैंगनी हो सकता है या सफेद हो सकता है, श्वेत हो सकता है, सफेद। बैंगनी होना प्रभावी लक्षण है, सफेद होना अप्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार तीसरा है पुष्प की स्थिति। पुष्प पौधे पर कहां लगता है, इसके आधार पर है कक्षस्थ और शीर्षस्थ। ये मान लो मटर का पौधा है, तो इसमें पुष्प कहां लगता है? यदि शीर्ष पर लगता है शीर्षस्थ, यदि बगल में जहां से डाली निकलती है उस डाली के पास कक्षा में लगता है तो उसको कहेंगे कक्षस्थ। यहां पर कक्षस्थ होना प्रभावी लक्षण है, शीर्षस्थ होना अप्रभावी लक्षण है। अगला चौथा, फली की आकृति। फली की आकृति में प्रभावी लक्षण है फूली हुई होना या पिचकी हुई होना, संकीर्णित होना। फूली हुई ये प्रभावी लक्षण हो गया, और पिचकी हुई या संकीर्णित ये अप्रभावी लक्षण हो गया। अगला लक्षण, फली का रंग। जब फली कच्ची थी, अपरिपक्व थी, उस समय फली का रंग कैसा? तो प्रभावी लक्षण हो गया हरा और अप्रभावी लक्षण हो गया पीला। फली हरी होना प्रभावी लक्षण है, पीली होना अप्रभावी लक्षण है। छठा, बीज की आकृति। बीज कैसा हो? गोल या गोलाकार बीज प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार बीज पर झुर्रियां पाया जाना अप्रभावी लक्षण है। सातवां, बीज का रंग। बीज का रंग पीला होना प्रभावी लक्षण है, और हरा होना अप्रभावी लक्षण है। पीला होना प्रभावी लक्षण है और हरा होना अप्रभावी लक्षण। इस तरह से हम देखते हैं कि 7 लक्षण मटर में विपर्यासी लक्षण या विरोधाभासी लक्षण ढूंढे गए हैं। यहाँ गौर करने की बात यह कि फली के रंग में हरा होना प्रभावी लक्षण है, पीला होना अप्रभावी लक्षण है, जबकि बीज में पीला होना प्रभावी लक्षण है और हरा होना अप्रभावी लक्षण है। याद रखना बड़ा सरल है। एक है पादप की ऊंचाई, 2 पुष्प से संबंधित, 2 फली से संबंधित, 2 बीज से संबंधित। पुष्प से संबंधित पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। फली की आकृति, बीज की आकृति, दोनों एक है। फली का रंग, बीज का रंग सेम सेम। तो ये मटर में 7 विपर्यासी लक्षण या 7 विरोधाभासी लक्षण ढूंढे गए। मेंडल ने यह प्रयोग 1865 में छपवाए थे। मेंडल ने यह प्रयोग कब छपवाए थे? 1865 में। लेकिन इन प्रयोगों पर दुनिया का ध्यान बहुत लंबे समय तक नहीं गया। उसका कारण यह है कि 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक सिद्धांत दिया था, और पूरी दुनिया
डार्विन के सिद्धांत को पढ़ने में लगी हुई थी, सबका फोकस उसी पर था। तो ऐसे में इस प्रयोग की तरफ किसी विशेष बड़ी अच्छी संस्था का ध्यान नहीं गया। और इसकी तरफ ध्यान कब गया? तब जब 3 लोगों ने दोबारा से इन्हीं प्रयोगों को खोज किया या अपने प्रयोग के माध्यम से इन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे। और वो 3 वैज्ञानिक कौन थे? पहला वैज्ञानिक था ऑस्ट्रिया का ह्यूगो डी नाम। पहला वैज्ञानिक था ह्यूगो डी व्रीज। हॉलैंड का। दूसरा वैज्ञानिक था कार्ल कोरेंस। ये जर्मनी के थे। और तीसरा वैज्ञानिक था एरिक वान शेरमार्क। ये ऑस्ट्रिया के थे। ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, एरिक वान शेरमार्क, तीनों ने 1900 में, सन 1900 में अपना प्रयोग किया। और ये भी उन्हीं से निष्कर्षों पर पहुंचे जिन निष्कर्षों पे इनसे 35 साल पहले यानी कि 1865 में कौन पहुंच चुका था? मेंडल। इन्हीं प्रयोगों पर मेंडल पहुंच चुका था। जब दोबारा से ये प्रयोग आए तो दुनिया का अब इन पर ध्यान गया। तो उन्होंने कहा, हैं, ऐसा तो मेंडल पहले ही कह गया। तो मेंडल के प्रयोगों पर पुनः ध्यान किन्होंने दिलवाया? इन 3 वैज्ञानिकों ने दिलवाया। मजे की बात यह है कि तब तक मेंडल की मृत्यु 1884 में हो चुकी थी, यानी कि मृत्यु के भी 16 साल बाद मेंडल के प्रयोगों की पुनः खोज हुई थी। मेंडल ने अपने सिद्धांत में 3 नियमों को प्रतिपादित किया जिनको मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल के 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है प्रभावितता का नियम। मेंडल का पहला नियम क्या है? प्रभावितता का नियम। प्रभावितता का नियम क्या कहता है? जब एक लक्षण की विपर्यासी समयुग्मजी पौधों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में या संतति पीढ़ी में, F1 पीढ़ी को और क्या कहेंगे? संतति पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। इस नियम को प्रभावितता का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुआ है, इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है? प्रभावितता का नियम कहा जाता है।
इस नियम को प्रभावितता का नियम कहते हैं। कैसे? अब इसका एक चित्र बना लेते हैं। जैसे हमने अभी 7 लक्षण पढ़े थे, उनमें से एक लक्षण था विपर्यासीय लक्षण, पौधे की ऊंचाई, जिसमें 2 तरह की थी, लंबा पौधा होगा या बौना होगा। उसका उदाहरण ले लेते हैं। एक है लंबा पौधा और एक है बौना। इनके मध्य संकरण करवाना है। ठीक, समयुग्मजी है। लंबा मतलब टाल, टाल का टी ले लेता हूं, तो बौने को क्या ले लूं? छोटा टी। ये बड़ा टी, छोटा टी। ये समयुग्मजी लक्षण वो युग्म विकल्प है। कोशिका की जो संरचना होती है, कोशिका का जो ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है। केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र किस प्रकार पाए जाते हैं? हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में या मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन वो 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। मटर में 12 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन वो 6 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। लंबेपन का जो लक्षण है ये जोड़ी है, गुणसूत्र की जोड़ी है। एक जीन इस पर पाया जाएगा, एक जीन इस पर पाया जाएगा, तो ये युग्म के रूप में हो गए। यहां पर भी ये युग्म के रूप में हो गए। जब इनसे ये पौधे की सामान्य कोशिका है, कायिक कोशिका है, जिसमें द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण से क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। जो युग्मक होता है, नर युग्मक, मादा युग्मक, हम जानते हैं लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, और ये अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया से बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि यहां पर जो 2 युग्मक बनेंगे, उन युग्मकों में, ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं यहां से इसको, उन युग्मकों में आधे गुणसूत्र होंगे। यहां पर 2 थे, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। जब ये युग्मक बनेंगे तो ये जो 2 गुणसूत्र हैं, इनमें से एक गुणसूत्र, इससे जो मात्र कोशिका बनेगी उसमें यहां से ये वाला गुणसूत्र ये चला गया, ये वाला गुणसूत्र ये चला गया, यहां से ये वाला गुणसूत्र ये चला गया, ये चला गया। इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन में आधे गुणसूत्र इधर चले जाएंगे, आधे गुणसूत्र इधर चले जाएंगे। तो आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। ऐसे ही यहां पर भी युग्मक बनेंगे, तो आधा आधा। ये है पैतृक पीढ़ी या जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी, इसको कहते हैं पीपीडी, पेरेंटल पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन। ये बन गए युग्मक। अब इन युग्मकों के मध्य क्या होगा? ये मिटा देता हूं। अब इन युग्मकों के मध्य होगा परपरागण। क्या होगा? परपरागण। यानी कि इस युग्मक के साथ ये वाला युग्मक मिलेगा, इस युग्मक के साथ भी ये वाला मिल सकता है, संभावना है। इस युग्मक के साथ ये वाला मिल सकता है, और इस युग्मक के साथ ये वाला मिल सकता है। ये 4 संभावनाएं हैं, और चारों संभावनाओं में कैसा बनेगा? ये इधर से आया बड़ा टी, इधर से आया छोटा टी, इधर से आया बड़ा टी, इधर से आया छोटा टी, इधर से आया बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी।
इसको एक चेकर बोर्ड के रूप में भी बता सकते हैं। ये मैंने सामान्य मिला के बताया है। चेकर बोर्ड कैसे बन सकता है इसका, यहां पर ये दोनों लिख दिए टी, ये लिख दिए टी, ये और ये मिलने से क्या बना, ये और ये मिलने से बड़ा टी छोटा टी, ये और ये मिलने से बड़ा टी छोटा टी, ये और ये मिलने से बड़ा टी छोटा टी बन गया। चाहे इस रूप में दर्शा दें या इस चेकर बोर्ड के रूप में दर्शा दें। आगे से हम चेकर बोर्ड के रूप में दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हम एक लक्षण को लेकर चल रहे हैं। जब दो लक्षण को लेकर चलेंगे तो ये चित्र बड़ा गड़बड़ सा हो जाएगा, समझने में परेशानी आएगी, इसलिए हम आगे चेकर बोर्ड के रूप में समझेंगे। बात एक ही है, बने वैसे ही है, केवल यहां पर किस रूप में बता दिया, चेकर बोर्ड के रूप में बता दिया। अब ये हो गई F1PD। अब इस F1PD में देखो लक्षण हिसाब से तो लंबेपन का भी जीन है, बोनेपन का भी जीन है। लंबेपन का जीन, बोनेपन का जीन, यहां भी लंबेपन का जीन है, बोनेपन का जीन है, यहां भी लंबेपन का भी है और बोनेपन का भी है। लेकिन ये पौधा दिखने में लंबा था। ये पौधा कैसा था, लंबा। मतलब कौन सा लक्षण प्रभावी हुआ, कौन सा लक्षण दिखाई दिया, अपना प्रभाव प्रकट करने में कौन सा लक्षण सफल रहा, लंबापन वाला लक्षण सफल रहा अपना प्रभाव प्रकट करने में। बोनेपन वाला दब गया इसके नीचे, वो अपने प्रभाव को नहीं दर्शा पाया, इसलिए यहां प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, लंबापन। तो ये पौधा कैसा होगा, लंबा, ये भी लंबा, ये भी। इस प्रकार मेंडल ने पाया कि जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों को आपस में संकरित कराया जाता है, पर परागण कराया जाता है, तो F1PD में प्राप्त सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। जब लंबे और बोने पौधे में संकरण कराया जाता है तो F1PD में सारे पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। यानी कि यहां पर लंबापन क्या है, प्रभावी लक्षण है। ये किसको प्रकट करता है, प्रभाविता के नियम को, जो मेंडल का पहला नियम है। अब बात करते हैं मेंडल के दूसरे नियम की। इसको ध्यान रखना, ये दोबारा बनाना पड़ेगा अगले नियम में भी, फिर मैं फटाक से बना दूंगा, चेकर बोर्ड ही बनाऊंगा सीधा। दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम, या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम क्या कहता है, जब F1PD के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण करवाया जाता है तो F2PD में जो सदस्य होते हैं F2PD में, तो F2PD में सदस्यों, F2PD के सदस्यों में
जो विपरीत लक्षण है F2PD के सदस्यों में विपरीत लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो जब F1PD के विषम युग्मजीय पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2PD के सदस्यों में विपरीत लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब इसको समझते हैं। दोबारा से बनाता हूं F1PD वाला। ये था लंबे वाला, इसमें T दोनों युग्मक एक जैसे हैं, दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे हैं, इसलिए इसको कहेंगे समयुग्मजी। यहां पर बोने वाला है, यहां पर दोनों छोटे टी हैं, दोनों एक जैसे हैं। ये भी कैसा है? समयुग्मजी। कैसे हैं ये? समयुग्मजी हैं दोनों, क्योंकि एक जैसे युग्मज हैं दोनों के अंदर। इनके अंदर क्या बने? युग्मक बने। कैसा? ये इनके मिलने से वही उसके बजाय बना देता हूं क्या? चेकरबोर्ड। ये F1PD थी, ये जनक पीढ़ी थी, PPD। ये युग्मक थे, युग्मकों में पर परागण से ये चेकर बोर्ड द्वारा ये चीज बनी। ये भी कैसा है? लंबा 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 लंबा, लेकिन ये भी लंबा है, ये समयुग्मजी लंबा है। यहां पर समान युग्मज है क्या? नहीं, एक लंबेपन वाला है, एक बोनेपन वाला है, इसलिए इसको इनको कहेंगे विषम युग्मजी लंबे। ये समयुग्मजी लंबा है, ये समयुग्मजी बोना है, ये विषम युग्मजी लंबा है, विषम युग्मजी लंबे। विषम युग्मजी बोना कभी नहीं होगा, क्योंकि बोनेपन का लक्षण जब भी लंबेपन के साथ आएगा तो वो बेचारा दब जाएगा। बोना तो तभी अपना प्रभाव दिखा पाएगा जब दोनों बोलने वाले हों, क्योंकि एक भी लंबे वाला होगा तो वो अपना प्रभाव दिखा देगा, इसको दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए विषम युग्मजी बोना नहीं होगा, यानी कि अप्रभावी वाला विषम युग्मजी का में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ये F1PD होगी। अब आगे मेंडल ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया, ये तो प्रभाविता के नियम वाला प्रयोग था। मेंडल ने दूसरे प्रयोग में इसी को आगे बढ़ाया। क्या कहा? जब F1PD के विषम युग्मजी पौधे, ये F1PD के विषम युग्मजी पौधे, इनके मध्य स्वपरागण कराया जाता है, यानी कि दो पौधे लिए, दोनों कैसे? विषम युग्मजी। ये भी है तो लंबा, ये भी कैसा है? लंबा, पर दोनों कैसे हैं? विषम युग्मजी हैं। ये समयुग्मजी हैं, अंतर दोबारा कर लेना। समयुग्मजी में दोनों जो युग्मनज हैं वो एक समान होंगे, विषम युग्मजी में दोनों अलग अलग होंगे। अब इसमें स्वपरागण कराया गया, यानी कि दोनों एक जैसे ही होंगे, नर भी और मादा भी। यहां से युग्मक बने बड़ा टी छोटा टी, ये बनेगा युग्मक। यहां पर कैसा बनेगा? बड़ा टी छोटा टी। ये कौन सी थी? F1PD। अब इसका फिर से चेकर बोर्ड बनाऊं, चाहे तो यूं मिला मिला के बना लो,
चाहे चेकर बोर्ड से बना लो, बात एक ही है। तो मैं इसका चेकर बोर्ड बना देता हूं। इधर लंबा बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी बन गए। इसको मिलाओ, क्या बना, बड़ा टी बड़ा टी। ये कैसा बना, बड़ा टी छोटा टी, ये बड़ा टी छोटा टी मिलकर बने। यहां पर छोटा टी बड़ा टी, यानी कि बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी बड़ा टी। ऐसे लिखूंगा तो भी प्रभावी कौन सा होगा, ये टी, इसलिए इसको पहले ही लिख देता हूं, बात वही है। यहां पर छोटा टी छोटा टी, ये कौन सी हो गई, F2PD। अब दोबारा से नियम को पढ़ते हैं। नियम क्या कहता है, जब F1PD के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, ये विषम युग्मजी पौधे थे, इनके अंदर क्या कराया गया, यहाँ पर स्वपरागण। यहां पर क्या कराया गया था, पर परागण। दोनों अलग अलग तरह के पौधे मतलब पर परागण कराया है, दोनों सेम तरह के पौधे मतलब स्वपरागण कराया है। तो स्वपरागण कराया जाता है तो F2PD के सदस्यों में विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। विपरीत लक्षण कौन सा था, लंबा और बोना, एक निश्चित अनुपात में क्या हो गए, पृथक। यहां पर देखो, ये कैसा, लंबा, ये लंबा, ये लंबा और ये बोना। यहां पर देख के बताओ, दिखा, लंबा और बोने का अनुपात क्या है, लंबा अनुपात बोना। कितने लंबे हैं, 4 में से 3 लंबे हैं, 1 बोना है, यानी कि अनुपात क्या आया, 3:1। मतलब जितने भी पौधे हैं उनमें निकाल के देखना, 75% लंबे होंगे, 25% बोने होंगे। 3:1 का मतलब यही होता है। ये हमने कैसे देखा, बाहर से देखा, पौधा कैसा है, लंबा दिखाई दे रहा है, लक्षण के आधार पर हमने देखा। उसके अंदर की संरचना, इसकी अंदर की और इसके अंदर की में अंतर है कि नहीं है, लेकिन दिखने में कैसे हैं, लंबे, इसलिए यह कहलाता है लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण के आधार पर जो अनुपात निकला वो लक्षण प्रारूप अनुपात। लेकिन एक्चुअल में अगर इसकी जीनी संरचना देखी जाए, जीन की संरचना देखी जाए, तो वो कहलाएगी जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात में क्या होगा, शुद्ध लंबा, ये देखो ये शुद्ध लंबा है, ये दोनों संकर लंबे हैं, ये शुद्ध बोना है कि नहीं। तो शुद्ध लंबा कितना हुआ, 1 अनुपात संकर लंबा, संकर लंबा ये हो गए 2, 1:2। शुद्ध बोना ये कितना हो गया, 1:2:1। ये क्या आ गया इसका, जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात हमने इसके लक्षणों के आधार पर देखा कि पौधा हमें दूर कैसा दिखाई दे रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है, ये भी लंबा था, ये भी लंबा था। इस आधार पर समलक्षणी अनुपात या लक्षण प्रारूप अनुपात तो क्या आ गया, 3:1, लंबा अनुपात बोना में। लेकिन इनकी जीनी संरचना अगर देखते हैं तो जीन प्रारूप में ये तीनों लंबे तो दिख रहे हैं, लेकिन तीनों लंबे एक समान नहीं है। ये शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबा है, ये शुद्ध बोना है। तो जीन प्रारूप अनुपात क्या है, 1:2:1। यहां पर यही बात कह रहा है कि विपरीत लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। देखो ये एक निश्चित अनुपात में पृथक हो गया ना, विपरीत लक्षण 3:1 में, या समजीनी आधार पर देखें तो 1:2:1 में पृथक हो जाते हैं। ये नियम क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। यहां F1PD में रहने वाले या F1PD में जो पौधे थे, F1PD में दोनों लक्षण साथ रह रहे हैं। F1PD जो है इसमें लंबापन और बोनापन के दोनों लक्षण साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लक्षण एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए हैं, मिश्रित नहीं हुए हैं, पृथक बने हुए हैं, एक दूसरे से अलग अलग बने हुए हैं। जब युग्मकों का निर्माण हुआ तो लंबापन अलग चला गया, बोनापन अलग चला गया। ऐसा नहीं कि बीच बचाव का हो जाए। लक्षण कैसा? शुद्ध रूप से युग्मक में चला गया, यानी कि युग्मक अभी भी कैसे हैं? शुद्ध है। ये शुद्ध लंबा युग्मक है, ये शुद्ध बोना युग्मक है। ऐसा नहीं हुआ कि ये तो लंबा हो जाए और ये कैसा हो जाए? बीच बचाव का हो जाए, ये बोना रह जाए। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ? प्रथम पीढ़ी में साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अर्थात यहां पर F1PD में दोनों लक्षण साथ रहने के बावजूद, दोनों युग्म विकल्पी या विपर्यासी लक्षण साथ रहने के बावजूद एक दूसरे में मिश्रित नहीं हुए हैं। अगला युग्मक बनने पर दोनों शुद्ध युग्मक बनते हैं, शुद्ध ही बने रहते हैं। इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अब आता है मेंडल का अगला नियम। यहां पर जो प्रभावितता का नियम था और पृथक्करण का नियम, दोनों में ही एकल संकरण का प्रयोग किया गया है। अर्थात केवल एक लक्षण के लिए ही क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। एक लक्षण मतलब पौधे की लंबाई, ऊंचाई का ही प्रयोग किया है हमने। लंबापन, बोनापन उसी के दो युग्म विकल्पी या विपर्यासी वो है। अब मेंडल ने अगला प्रयोग किया, उसमें उसने द्विसंकरण का प्रयोग किया, यानी कि दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया, दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया। अगला नियम क्या है मेंडल का? मेंडल का अगला नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात हम और इसी में पढ़ते हैं, वो है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, या इसको कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब, अभी हमने F1PD में क्या लिया? पेरेंटल पीडी में लिया था टी, दोनों लंबे, और इधर लिए थे दोनों बोने। ये PPD थी। इससे तैयार हुई F1PD। F1PD में सारे पौधे कैसे थे? लंबा और ना लंबे। अब बैक क्रॉस मतलब इनका इन जनकों के साथ क्रॉस कर रहे हैं, पीछे क्रॉस कर रहे हैं, ये बैक क्रॉस। मतलब संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस मतलब F1PD में प्राप्त विषम युग्मजी पौधे का अपने जनकों के साथ संकरण करवाना। जनक दो तरह के हैं, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। तो बैक क्रॉस भी दो तरह से हो सकता है, या फिर इसका इसके साथ। ठीक, तो जब ये संकरण होगा, F1PD का संकरण अपने प्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो इसको कहेंगे बाह्य संकरण। बाह्य संकरण, या इसको कहेंगे आउट क्रॉस। अगर
F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधे का संकरण अपने जनक यानी कि पेरेंटल पीढ़ी के अप्रभावी पौधे से करवाया जाता है तो उसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण या क्या कहेंगे उसको, टेस्ट क्रॉस। करवा के देखते हैं। ये लो, अब बताओ इसमें इनमें स्वपरागण हो गए या परपरागण? दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, परपरागण। इसके युग्मक क्या बने? बड़ा टी बड़ा टी। इसके युग्मक बने बड़ा टी छोटा टी। इसका इससे मिलाना है, ये ध्यान रखना है। इसको इसको मिला दिया तो फिर ये तो यही हो गया। ठीक, तो चेकर बोर्ड बना देता हूं वापिस से। बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी छोटा टी मिलाया क्या बना? बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी बड़ा टी छोटा। बताओ ये कैसा, लंबा कि छोटा? ये लंबा, ये लंबा, ये, यानी कि जब बाह्य संकरण करवाया जाता है अर्थात जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधे का अपने शुद्ध या प्रभावी जनक से संकरण करवाया जाता है तो प्राप्त पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। यानी कि कैसे प्राप्त होंगे? 100% लंबे। सम लक्षणीय अनुपात या लक्षण प्रारूप के आधार पर ये कैसे हैं? लंबे। लेकिन जीनी प्रारूप के आधार पर देखें तो 50% शुद्ध लंबे हैं और 50% संकर लंबे हैं। है सारे लंबे, लेकिन तो समलक्षणी के आधार पर तो क्या आ गया, या लक्षण प्रारूप के आधार पर तो क्या आ गया? 100% लंबे। लेकिन अगर जीनीय प्रारूप देखें तो 50% लंबे शुद्ध लंबे होंगे और 50% संकर लंबे होंगे। ये क्या कहलाएगा? बाह्य संकरण। दूसरी स्थिति कैसी है? परीक्षण संकरण, यानी कि इसमें F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधे का अपने अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाता है। कुछ नहीं, दोबारा से बढ़ा दो। ये लो टी टी छोटा टी सॉरी, ध्यान रखा करो, कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। अब इससे युग्मक कैसे बनेंगे? बड़ा टी छोटा टी छोटा टी छोटा टी। चेकर बोर्ड बनाओ इसका भी। बड़ा टी छोटा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी छोटा टी छोटा टी। यहां पर देखो ये कैसा है? लंबा, ये लंबा, ये बोना, ये। यहां पर लंबेपन और बोनेपन का अनुपात क्या है? लंबा अनुपात बोना। दो लंबे हैं दो बोने हैं, यानी कि 50% अनुपात 50%। 50% लंबे हैं। लंबे भी कैसे? संकर लंबे। शुद्ध लंबा एक भी नहीं है। संकर लंबे और शुद्ध बोने। संकर बोना होता ही नहीं। अप्रभावी लक्षण संकर में कभी भी दिखाई नहीं देगा। बने तो बना के बताना मेरे को। लंबा बोना 50% 50%। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये क्या कहलाएगा? परीक्षण संकरण। और ये कहलाएगा बाह्य संकरण। दोनों ही क्या हैं? बैक क्रॉस के दो प्रकार हैं।
अब अगला चलते हैं मेंडल के तीसरे नियम यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर। मेंडल का तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहलाएगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह कब कहां होगा? द्विसंकरण क्रॉस में या द्विसंकर संकरण। वो एकल संकरण में थे क्योंकि उनमें केवल एक लक्षण के ही संकरण का ध्यान रखा गया था। ये द्विसंकरण में है। पहली चीज इसमें इस नियम में क्या लिखा हुआ है? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है, जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों का युक्त पादपों में संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित मतलब अगली पीढ़ी में जाना, अपव्यूहित होते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक, अर्थात जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों या जो युग्म विकल्पी लक्षण हैं उनको से युक्त पादपों में संकरण करवाया जाता है तो उनके जो लक्षण हैं वो एक दूसरे से जुड़कर अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में गमन करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। समझते हैं इसको। जैसे अभी हमने एकल संकरण में उदाहरण लिया था, एक लक्षण का लंबापन और बौनापन। यहां पर हम दो लक्षण लेंगे एक साथ, तो चाहे तो लंबापन बौनापन लेने साथ लिखा है, इनमें से कोई से भी दो ले सकते हैं। चलो हम दो ले लेते हैं, बीज की आकृति और बीज के रंग का। बीज की आकृति और बीज का रंग। बीज की आकृति बीज की आकृति के आधार पर प्रभावी लक्षण कौन सा था? गोल होना। और अप्रभावी लक्षण कैसा था?
झुर्रीदार होना, यानी कि गोल प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण। गोल को राउंड का आर ले लें, झुर्रीदार को छोटा आर ले लेते हैं। बीज का रंग, बीज के रंग की प्रकृति क्या थी, यानी कि बीज के रंग में प्रभावी कौन सा था, पीला, और अप्रभावी कौन सा था, हरा। पीले को येलो ले लें, वाई, बड़े वाई। हरे को क्या ले लें, फिर छोटे वाई। एच मत ले लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी दिखने में। ये बड़ा वाई, प्रभावी को बड़े कैपिटल लेटर ले लेंगे और अप्रभावी को उसी के स्मॉल लेटर ले लेंगे। अब इनको मिलाकर ले लेते हैं, एक लक्षण की वजह दो लक्षण ले लेते हैं, यानी कि बीज कैसा ले लिया, गोल और पीला। पीला व गोलाकार। एक पौधा इस तरह का ले लिया, दूसरा पौधा कैसा ले लिया, जिसमें अप्रभावी लक्षण हो, यानी कि हरा व झुर्रीदार। ठीक, ये हो गई पीपीडी। कुछ नहीं किया, वहां से वहां एक लक्षण लिया था, यहां पर दो ले लें। ये लो, पीला मतलब वाई वाई, गोलाकार मतलब आर आर, हरा मतलब स्मॉल वाई आर आर। वहां पर एक लक्षण लेते थे, ऐसा लिख दिया था, ये ले लिया था, यहां पर दो मिला के ले लिए, बात वही है। अब इनमें जब युग्म विकल्प बनेंगे, युग्मक बनेंगे इनमें, तो युग्मक किस तरह के बनेंगे, वाई आर, ये वाई ये वाई और ये वाई भी तो मिल सकता है, ये वाई और ये वाई भी मिल सकता है, वाई आर। चार तरीके बन सकते हैं, चारों एक जैसे ही बनेंगे। ठीक, यहां पर कैसे बनेंगे, वाई आर वाई आर वाई आर, चारों रखो चाहे एक रखो, युग्मक एक ही बात है। चलो इनको मिला देते हैं, इसको और इसको मिला देता हूं, सारे इसी तरह के बनेंगे क्योंकि सेम ही है। तो कैसा बना, वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर। इसको मिला के देख लो, भले यही बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, F1 PD। F1 PD में सारे पौधे कैसे होंगे, जब दो लक्षण लिए हैं तो F1 PD में इसमें पहले वाले लक्षण में भी प्रभावी वाला ही आएगा, दूसरे वाले में भी प्रभावी ही आएगा। प्रभाविता के नियम में देख लो, वहां पर F1 PD में एक था लक्षण, तो एक प्रभावी वाला ही दिख जाएगा। यहां पर दो लक्षण लिए तो दोनों के प्रभावी दिख जाएंगे। F1 PD में समानता है। अब तैयार करते हैं इससे F2 PD। अब इसमें बताओ, पर परागण है, स्वपरागण है, दोनों एक जैसे पौधे नहीं है, इसलिए पर परागण। अब अपने को F1 PD में क्या कराना है, स्वपरागण, तो F2 PD प्राप्त होगी। ये लो, वाई वाई आर आर, और ये भी ले लिया वाई वाई आर। F1 PD के दो पौधे ले लिए, यानी कि इनमें क्या करा दिया, ये तो F1 ही है, उसी को तो टिप दिया यहाँ पर F1 PD। अरे भाई यही यहाँ लिखा है ना, तो F1 PD हुआ। अब इसके युग्मक किस तरह के बनेंगे, बड़ा वाई बड़ा आर, छोटा वाई बड़ा आर,
बनेगा कि नहीं बनेगा? बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई छोटा आर, चार तरह के बन गए कि नहीं? यहां भी बने चार तरह के थे, लेकिन चारों एक जैसे ही थे, इसलिए हमने एक ही मिला के छुट्टी कर दी। चाहते तो यहां पर चार नहीं बनाकर एक भी बना सकते थे, मैंने चार इसीलिए बनाकर बताए हैं ताकि यहां पर कंफ्यूजन नहीं हो। वहां पर चारों एक जैसे ही थे, कोई बात नहीं थी। यहां पर फिर कैसे बनेंगे? बड़ा वाई बड़ा आर, छोटा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई छोटा आर। चार तरह के युग्मक बन गए। ये क्या हो गया? युग्मक बने हैं। कैसा है ये? स्वपरागण, एक जैसे पौधे दिख रहे हैं, स्वपरागण। अब इनका फिर मैं क्या करूं? अब इनको चाहे तो यो मिलाए, झंझट हो जाएगा। चेकर बोर्ड बना देता हूं। कितने हैं? चार। वहां पर कितने थे? दो थे, तो हमने दो खाने यो लिए थे और दो खाने यो लिए थे। यहां पर चार है तो चार खाने यो लेंगे और चार खाने यो लेंगे। इसको मिटा के बड़ा बना दो चेकर बोर्ड, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो समझ चुके ही हैं, ये इधर लेके आए हैं। इसको मिटाकर नया चेकर बोर्ड बना देता हूं, या बड़ा। ये युग्मक लिख दिए। बड़ा वाई बड़ा आर, छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई छोटा आर। ये वाले युग्मक यहां लिख दिए। बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई, सॉरी ये, अच्छा हाँ, छोटा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई। अब मिला देते हैं इनको। वाई वाई आर आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। ये लो, बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा वाई छोटा वाई, छोटा वाई बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, छोटा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर। ये पौधे बन गए कितने? 16।
कितने बने? 16। अब इनमें इसका रंग देखो, ये कैसा होगा? शुद्ध होगा। एक एक को लिख देते हैं। शुद्ध पीला, शुद्ध गोल। पीला है, गोल है, लेकिन शुद्ध है। यहां पर है तो पीला, लेकिन कैसा? संकर पीला और शुद्ध गोल। ये शुद्ध पीला संकर गोल, संकर पीला संकर गोल। ये देखो, संकर पीला शुद्ध गोल, संकर पीला शुद्ध गोल। ये शुद्ध हरा, देखो दोनों छोटे हैं, हरा है। और ये शुद्ध गोल, ये संकर पीला संकर गोल, ये शुद्ध हरा संकर गोल, ये शुद्ध पीला संकर गोल, ये संकर पीला संकर गोल, ये शुद्ध पीला शुद्ध झुर्रीदार, छोटे हार झुर्रीदार संकर पीला शुद्ध झुर्रीदार। ये कैसा हुआ? संकर पीला संकर गोल। ये कैसा हुआ? शुद्ध हरा संकर गोल। ये संकर पीला और शुद्ध झुर्रीदार। और ये कैसा हो गया? शुद्ध हरा शुद्ध झुर्रीदार। अब अगर इसका समलक्षणीय अनुपात देखते हैं या लक्षण प्रारूप देखते हैं तो पीला और गोल कितने हैं? पीला गोल अनुपात हरा गोल अनुपात पीला झुर्रीदार अनुपात, यानी चले देता हूं हरा झुर्रीदार। यहां देखो, पीला गोल
पीला गोल, पीला गोल। कितने हुए पीले गोल? चारों पीले और गोल हैं। पीला और गोल 5, पीला गोल 6, पीला गोल 7, पीला गोल 8 और पीला गोल 9। पीला और गोल कितने हुए? 9। इनमें ये शुद्ध वाला मिटा दूं क्या? झंझट मिट जाए। ये समझने के लिए था, शुद्ध है कि संकर है। अब इनको मिटा देता हूं। इसके समलक्षण समजीनी अनुपात में ये चीज अलग अलग आ जाएगी। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, केवल समझने के लिए था। पीला गोल कितना है? 9। हरा और गोल, जो हरा हो और गोल हो। हरा गोल 1, हरा गोल 2, हरा गोल 3। कितने हैं? 3। अनुपात पीला झुर्रीदार कितना? पीला झुर्रीदार 1, 2, 3। 3 अनुपात हरा झुर्रीदार केवल 1 ही है। तो इनका समलक्षणी अनुपात कितना आ गया? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। जोड़ के देख लो 16 आएंगे। ठीक, तो यहां पर ये देखो कि 2 लक्षण दिए थे। एक बीज का रंग पीला या हरा, दूसरा बीज की आकृति झुर्रीदार है या गोल है। दोनों लक्षण कहीं भी मिलके नहीं जा रहे हैं, दोनों अपने स्वतंत्र जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा वाई जाए तो उसके साथ बड़ा आर जाए ही जाए। जा रहा है अपनी संभावना के अनुसार जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही जाएगा। हमने देखा था बड़ा वाई और छोटा आर भी बना था, छोटा वाई और बड़ा आर भी बना था युग्मक में, और छोटा वाई छोटा आर भी बना था। स्वतंत्र रूप से अपव्ययित हो रहे हैं। अगर ऐसा होता कि बड़े वाई के साथ हमेशा बड़ा आर जाएगा और छोटे वाई के साथ छोटा आर जाएगा, तो हम कहते कि ये दोनों चिपक के जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये स्वतंत्र रूप से जा रहे हैं, अगली पीढ़ी में संचरित हो रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस प्रकार मेंडल के 3 नियम, जिनको सम्मिलित रूप से मेंडलवाद कहते हैं, और इन 3 नियमों को हम